हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम हिमांशु है। हम क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट हिस्ट्री में सोशल साइंस में हिस्ट्री की रीडिंग कर रहे थे, जिसमें हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे। तो हम अभी आज रीडिंग करेंगे इसमें अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनवर्सेज एंड एंड टू प्रिविलेजेस। फ्रांस में एक मिडिल क्लास तैयार हो रही थी जो इच्छा रखती थी कि जो प्रिविलेजेस हैं सोसाइटी में कुछ लोगों को मिले हुए हैं वो किसी भी तरह ख़त्म कर दिए जाएँ। तो उसकी रीडिंग हम आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इन द पास्ट पीजेंट्स एंड वर्कर्स हैड पार्टिसिपेटेड इन रिवॉल्ट्स अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड फूड स्कार्सिटी। पहले भी जो है पीजेंट्स और जो वर्कर्स थे उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्ट किया था, क्योंकि टैक्स बढ़ने के कारण और फूड की स्कार्सिटी होने के कारण। बट दे लैक्ड द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स। लेकिन उन लोगों के पास इस तरह के जो रिवॉल्यूशन है इनको अच्छे बड़े तरीके से चलाने के लिए ना ही साधन थे, ना ही कोई इन लोगों ने अच्छे से प्रोग्राम तैयार किया था। दैट वुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सोशल एंड डेमोक्रेटिक आर्डर। हाँ, तो इन सब चीज़ों के ना हो पाने के कारण इनके जो रिवॉल्यूशन जो स्टार्ट किए थे इन लोगों ने उतने अच्छे नहीं हो पाए, जैसे कि कोई सोशल या इकोनॉमिक ऑर्डर में चेंज आ पाए। दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स विद इन द थर्ड एस्टेट हु हैड बिकम प्रॉस्परस एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज़। फिर ये जिम्मेदारी थर्ड स्टेट के उन लोगों के पास आ गई जो काफ़ी प्रॉस्परस हो गए थे और एजुकेशन भी जिन लोगों एजुकेशन भी मिल गई थी, और इन लोगों ने फिर नए आइडियाज़ जो हैं देख लिए थे, जान लिए थे कि किस तरह से चेंजेस लाए जाएँ। द 18th सेंचुरी विटनेस्ड द इमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स। इमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप मतलब कुछ नए तरह के ग्रुप्स तैयार हो गए थे, टर्म्ड एज मिडिल क्लास। इनको मिडिल क्लास कहा गया। हु अर्न देयर वेल्थ थ्रू एन एक्सपेंडिंग ओवरसी ट्रेड फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एज वूलन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स दैट वर ईदर एक्सपोर्टेड और बॉट बाय द रिचर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। तो ये जो मिडिल क्लास के जो लोग होते थे ये लोग वेल्थ तैयार कर रहे थे अपनी। इन लोगों की वेल्थ का जरिया ये था कि ओवरसीज़ मतलब अदर कंट्रीज़ में बाय सी जाकर ये जो है बिजनेस करते थे। ये जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते थे वूलन क्लोथ्स की या सिल्क क्लोथ्स की, उनको एक्सपोर्ट करते थे अदर कंट्रीज़ में, या फिर अपने ही कंट्री के जो रिचर लोग होते थे उनको सेल करके ये जो है अपनी वेल्थ तैयार कर रहे थे। In addition to merchants and manufacturers, the third estate included professions such as lawyers and administrative officers. मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स के अलावा थर्ड एस्टेट में कुछ और प्रोफेशन के लोग भी थे, जैसे कि लॉयर्स भी थे इसमें, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी थे, मतलब सरकारी अधिकारी। ऑल ऑफ दीज आर एजुकेटेड, सभी एजुकेटेड थे, एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। सभी लोग एजुकेटेड थे और सोचते थे कि सोसाइटी में किसी भी ग्रुप को जो है बाय बर्थ कोई भी प्रिविलेज नहीं देना चाहिए। बाय बर्थ मतलब जन्मजात जो कुछ प्रिविलेज मिल जाते थे, जैसे जो नोबल्स होते थे उन लोगों को बाय बर्थ कुछ प्रिविलेजेस मिल जाते थे, मतलब विशेषाधिकार मिल जाते थे। प्रिविलेज मतलब रादर अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। और उनका मानना था कि जो भी पर्सन है उसकी सोशल पोजीशन जो है उसकी मेरिट पर होनी चाहिए, मतलब उसकी योग्यता पर निर्भर होनी चाहिए। दीज आइडियाज इनविसेजिंग अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। इस तरह के आइडियाज़ एक ऐसी सोसाइटी के बारे में सोच रहे थे जिसमें जो फ्रीडम और इक्वल लॉस पर बेस्ड हो और जिसमें सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हों। वर पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसफर्स। और ये जो आइडियाज़ थे कुछ फिलोसफर्स के द्वारा लाए गए थे, जिनमें थे जॉन लॉक एंड जीन जैकस रूसो। ये फेमस फिलोसफर्स थे जिन लोगों ने ये आइडियाज़ दिए थे। इन टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ये एक राइटिंग थी, बुक थी लॉक की, जॉन लॉक की, सॉट टू रिफ्यूज़ द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट। तो इन्होंने अपनी बुक में जो किंग की एक डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट होता था किंगशिप पर, जो मोनार्क पर, उसके अगेंस्ट इन लोगों ने इनने बोला था कि कोई भी किंग है उसको बाय बर्थ या जो है एक डिवाइन मतलब दैवीय होता है, मतलब भगवान की तरफ से, या एब्सोल्यूट मतलब कि बिल्कुल उस पर किसी का कंट्रोल नहीं रहेगा। तो इस तरह का जो सिस्टम था मोनार्क का, उसके अगेंस्ट इनने लिखा था रूसो ने अपनी बुक में। Rousseau carried the idea forward, proposing a form of government based on social contract between people and their representatives. रूसो ने जॉन लॉक की उस जो फिलॉसफी थी उसको आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक ऐसा प्रपोजल दिया, ऐसी गवर्नमेंट का जिसमें पीपल और जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि एक टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा। The spirit of laws. Montesquieu proposed a division of power within the government between legislative, the executive
एंड द जुडिशरी। मॉन्टेस्क्यू नाम के जो फिलोसफर थे, उन्होंने अपनी जो बुक थी द स्पिरिट ऑफ लॉज, उसमें उन्होंने डिवीज़न ऑफ पावर की बात की कि मतलब जो गवर्नमेंट होती है, जिन चीज़ों कुछ चीज़ों से मिलकर बनी होती है, जैसे एक होती है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इनके बीच पावर्स को डिवाइड कर दिया जाए। उन्होंने ये सजेशन दिया। द मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इनटू फोर्स इन द यूएसए। तो मॉन्टेस्क्यू ने जो आइडिया दिया था जो डिवीज़न ऑफ पावर का, उसको यूएसए ने जो है सबसे पहले फोर्स में लाया। आफ्टर 13 कॉलोनीज डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। जब ब्रिटेन से उसने अपनी 13 कॉलोनीज की इंडिपेंडेंस ले ली थी, तब उन्होंने इसी तरह का जो है लॉ अपने यहाँ पर स्टार्ट किया था। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स वाज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस। तो फ्रांस के जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स थे, उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और ध्यान देने बात की कि अमेरिका ने अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिविजुअल राइट्स की जो गारंटी दी है, वो उससे ये लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। ये लोग द आइडिया ऑफ दीज फिलोसफर्स वॉज डिस्कस्ड इंटेंसिवली इन सैलून्स एंड कॉफ़ी हाउसेज। तो इन फिलोसफर्स के जो आइडियाज़ थे, इन पर बहुत ज़्यादा डिस्कस की जाती थी, बहुत गर्मा गर्म बहस होती थी। सैलून्स में लोग बाल कटवाने जाते थे जहाँ, और कॉफ़ी हाउसेज में जहाँ चाय पीने जाते थे, वहाँ पर बहुत बहस होती थी इन चीज़ों पर। एंड स्प्रेड अमॉन्ग पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर। और इन आइडियाज़ को फ्रांस में बुक्स और न्यूज़पेपर्स के थ्रू भी बहुत ज़्यादा फैलाया गया। दीज वर फ्रिक्वेंटली रीड अलाउड इन ग्रुप्स। ज़्यादातर ये जो है काफ़ी तेज़ आवाज़ में पढ़ा जाता था इन आइडियाज़ को, जिससे कि बेनिफिट ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट, जिससे कि जो लोग पढ़ नहीं सकते थे और लिख नहीं सकते थे, उनको भी इसका फ़ायदा मिल पाए, उनको भी ये जानकारी मिल पाए। द न्यूज़ दैट लुई 16 प्लान्ड टू इम्पोज मतलब थोपना चाहता था, फर्दर टैक्सेस, कुछ नए टैक्सेस जो लगाना चाहता था। The news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of privileges। ठीक है, तो लुई 16 जो नए टैक्सेस लगाने वाला था अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, मतलब अपनी सरकार में जितना भी खर्चा हो रहा था उनको मेंटेन करने के लिए जो नए टैक्स लगने वाले थे, उससे जो है जो पॉपुलेशन थी वहाँ के जो लोग थे, उनके अंदर गुस्सा हो गया और उन लोगों ने आंदोलन करना चालू कर दिया, ये जो प्रिविलेजेस वाला सिस्टम था इसके अगेंस्ट में। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में तो हमने ये देख लिया है कि किस तरह से जो है फ्रांस में जो मिडिल क्लास थी उसने प्रिविलेजेस के अगेंस्ट जो है बोलना स्टार्ट कर दिया था। तो हाँ, यहाँ पर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं अभी, इनकी हम रीडिंग करेंगे, जिससे हमको उस टाइम के जो रिवॉल्यूशनरीज थे उनके बारे में हमें सब और अच्छे से समझ पाएंगे हम। जॉर्ज डांटन, जो उस टाइम के जो बहुत फेमस रिवॉल्यूशनरी थे, who later became active in revolutionary politics, wrote to a friend in 1793। इन्होंने ये एक रिवॉल्यूशनरी थे जो बाद में पॉलिटिक्स में जाके मिल गए थे। 1793 में इन्होंने अपने एक फ्रेंड को लेटर लिखा था, लुकिंग बैक अपॉन द टाइम व्हेन ही हैड जस्ट कंप्लीटेड हिज स्टडीज़। जब उन्होंने अपनी स्टडीज जस्ट कंप्लीट की थी, फिर उसमें उन्होंने अपने एक फ्रेंड को लेटर लिखा था। देखते हैं उसमें क्या लिखा था। आई वॉज एजुकेटेड इन द रेजिडेंशियल कॉलेज ऑफ प्लेसेस नाम का कोई जगह थी, वहाँ का रेजिडेंशियल कॉलेज में इन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया। देयर आई वॉज इन द कंपनी ऑफ इम्पोर्टेंट मैन, जहाँ पर मैं कुछ अच्छे लोगों की कंपनी में रहा, मतलब कि साथ रहा। वंस माई स्टडी एंडेड आई वॉज लेफ्ट विथ नथिंग। जब मेरी स्टडी एंड हो गई, वहाँ पर पढ़ाई पूरी कर ली मैंने, तब मेरे पास फिर कुछ नहीं बचा था। आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर पोस्ट, फिर मैं नौकरी की तलाश करने लगा। इट वॉज इम्पॉसिबल टू फाइंड वन एट द लॉ कोर्ट्स इन पेरिस। पेरिस के लॉ कोर्ट्स में इस तरह की नौकरी ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल था, इम्पॉसिबल था। द चॉइस ऑफ ए कैरियर इन द आर्मी वॉज नॉट ओपन टू मी एज आई वॉज नॉट ए नोबल बाय बर्थ। अच्छा, मतलब इनका कहना है कि उस टाइम पे सिर्फ जो नोबल्स होते थे उन्हीं को आर्मी में जाने का जो है अपॉर्चुनिटी मिलती थी। नो डिड आई हैव ए पैट्रन, ना ही मेरे पास कोई गार्जियन है या पैट्रन है जो मेरी थोड़ी बहुत भी सहायता कर दे वहाँ। द चर्च टू कुड नॉट ऑफर मी ए रिफ्यूज, चर्च भी मेरी सहायता नहीं करते हैं वहाँ के। आई कुड नॉट बाय एन ऑफिस एज आई डिड नॉट पजेस अ सो, मतलब सो मतलब वहाँ की एक उस टाइम की करेंसी होती थी, तो उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पर कोई ऐसे ऑफिस भी नहीं खरीद सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है, सो नहीं है। माई ओल्ड फ्रेंड्स टर्न देयर बैक्स टू मी, अब मेरे जो ओल्ड फ्रेंड्स हैं वो भी मेरी ओर ध्यान नहीं देते हैं। द सिस्टम हैड प्रोवाइडेड अस विथ एन एजुकेशन विदाउट फॉर एवर ऑफरिंग ए फील्ड वेयर आवर टैलेंट्स कुड बी यूटिलाइज्ड। तो हमारी जो एजुकेशन है उनकी जो एजुकेशन थी, उन्होंने उनको ये ऑफ़र किया है, मतलब एक भी ऐसी फील्ड ऑफ़र नहीं की जहाँ पर वो अपने टैलेंट को जो है यूटिलाइज़ कर पाएँ।